जय हिंद दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल पूर्ण होने पर ओआरओपी का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। और ये सैनिकों के लिए ये सेलिब्रेशन है। 97% जेसू जवानों को ओआरओपी के नाम पर ठगा गया, छला गया। यानी उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, सरकार को या मोदी जी को शायद अंधेरे में रखा है। और ये सेलिब्रेशन क्या सेलिब्रेशन है या ब्लैक डे होगा? इससे पहले आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं यानी भूतपूर्व सैनिक सुरेंद्र पहलवान साहब हैं। जैसा कि आप समझ सकते हो, दिल्ली से किसी क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े और ये कांग्रेस पार्टी के वेटरन्स के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, मैं इनसे सारी बात पूछूंगा और इनके कुछ जो आर्टिकल्स आए उनके बारे में पूछूंगा। ये ब्लैक डे है। जब इन्होंने ब्लैक डे की बात करी तो हमने एफबीए अध्यक्ष जो आपके अर्जुन सिंह राठौर जी से उनके विचार जानने चाहे। उन्होंने कहा है बिल्कुल छलावा है, धोखा है, ब्लैक डे है। उसके बाद हमारी बात हुई आईवीओ के जोगिंदर सिंह सेंगर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल 7 तारीख को हम काला दिवस मनाएंगे, यानी 97% लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है और जवानों जेसीओ को भी बांटा जा रहा है। इसके ऊपर राजनीति हो रही है। तो इसी बात को यानी इसी मुद्दे को जो परसों होने वाला दिल्ली मानेकशॉ सेंटर में, और उसी की बातों को लेकर उनकी राय जानना चाहूंगा। और काफी एक्टिव है, काफी गुस्से में है और उनके जो आर्टिकल सुनाऊंगा मैं बाद में। पहले इनसे इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सुरेंद्र पहलवान जी, सैनिक जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपने कुछ आर्टिकल्स लिखे कि दिल्ली वेटरन सरकार के सेलिब्रेशन का बहिष्कार करते हैं। ओआरओपी के जो 10 साल हुए हैं, भाजपा सरकार ने बेशर्मी और बेईमानी की सारी हदें पार कर दी हैं। और उन्होंने आपने सीधा सीधा कहा हमारे बेवकूफ जवान जेसीओ उसमें शामिल होकर ताली बजाएंगे, चाय पकौड़े खाएंगे। और जवान जो गए हैं आरोपी आंदोलन को तोड़ने वाले एजेंट बनकर सरकार में शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार का आपने आप कुछ बात कही है। ये सेलिब्रेशन नहीं है। जब तक हमें कुशियारी कमेटी के हिसाब से आरोपी नहीं मिलती, जब तक हमें समान एमएसपी 15,500 नहीं मिलती, हम किसी सेलिब्रेशन का बहिष्कार करते हैं। और जो जाएगा उसका भी हम बहिष्कार करते हैं। ये सर आपकी बात थी, और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद। सभी पूर्व सैनिक भाइयों को और वीरांगनाओं को, शहीद नारियों को राम राम, मेरा नमस्कार। जैसा कि भदौरिया जी आपको भी मालूम है और लगभग देश के पूर्व सैनिकों को मालूम है, 20 फरवरी 2023 को हमने जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन 2 में जो विसंगतियां हुई थी उसका धरना स्टार्ट किया था। जी सर। और देश के काफी संगठन और पूर्व सैनिक इसमें शामिल हुए थे। लगभग 1.5 साल तक ये धरना चला, फिर चुनाव आ गए तो वो धरना खत्म हो गया। फिर धरना खत्म होने का मेन सबसे बड़ा कारण जो था, जो बीजेपी के जो एजेंट हैं, हमारे पूर्व सैनिक बने हुए हैं, वे उनकी इसमें एंट्री हुई और उन्होंने इस आंदोलन का तोड़ने का काम किया है। ये 10 साल ओआरओपी सेलिब्रेशन, ये लेटर सरकार ने 23 अक्टूबर को शायद निकाला है। जी सर। लेकिन ये लेटर किसी के हाथ में नहीं है। ये लेटर मेरे पास भी परसों शाम को आया है। जी सर। यानी कि ये लेटर इतना गुप्त रखा गया है। हालांकि मेरा दिल्ली सैनिक बोर्ड से फोन आ गया था मेरे पास, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाया ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जब ये लेटर आया और हमारी बात हुई तो इसकी सारी रूपरेखा मेरी समझ में आई। ये है क्या चीज? सरकार हर चीज का एक पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए बिल्कुल ये 10 साल ओआरओपी सेलिब्रेशन सरकार की तरफ से ये कर दिया कुछ एजेंटों ने। लेकिन मैं पहले भी कहता आया हूं और आज फिर एक बार दोहरा देता हूं, ये मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन सही मायने में मनमोहन सिंह की कैबिनेट मीटिंग ने आई थिंक फरवरी 2014 में इसको पास कर दिया था और 500 करोड़ का फंड 1 रैंक 1 पेंशन के उसमें डाल दिया था। इसी भाजपा सरकार ने
उस पर रोक लगवाई, भाई चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव में बेनिफिट लेने के लिए ऐसा किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट से या किसी और कोर्ट से उसको रोक दिया गया। 2013 की रिवाड़ी रैली में मोदी जी ने यह कहा था 17 सितंबर 2013 को कि मैं जैसे प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरी कलम से सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का पास करूंगा मैं। उसके बावजूद भी 2 साल तक हम लोग धरने में बैठे जंतर मंतर पर, उन्होंने नहीं किया। अरुण जेटली साहब ने साफ शब्दों में यह कहा था, जनरल सतवीर सिंह साहब जिंदे अभी, चुनाव में किए हुए वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, लेकिन सरकार वहां घिर गई और ये मजबूर हो गई। इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन में सारी काट छांट कर डाली। जो जवान जेसीओ को मिलना चाहिए था, उसमें हम अपने अधिकारियों को दोष दें या पॉलिटिशियनों को दोष दें, वो जवान जेसीओ को नहीं मिला कोश्यारी कमेटी के अनुसार। आज आपने एक वीडियो कांग्रेस के एक नेता ने दिया था, क्या नाम है उनका, सुरजेवाला ने दिया था, उसमें उन्हें बताया है, मैं पूरा उसको नहीं सुन पाया था। तो जो कोश्यारी कमेटी में जो सिफारिश थी, वो अरुण जेटली साहब ने और मोदी सरकार ने सारी काट के अपनी एक अलग से रिपोर्ट बना दी, और जो भी इन्होंने देना चाहा वो 1 रैंक 1 पेंशन 1 के रूप में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। वहां बीच में एक बार ये मुद्दा भी आया, जो प्री आए हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी जाए। फिर ये जोर पकड़ गया। जनरल सतबीर सिंह ने बोला फौज के अंदर कोई भी प्री मैच्योर्ड नहीं होता है, टर्म्स एंगेजमेंट होता है। तब मोदी जी ने फरीदाबाद रैली में वो एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला नहीं, सभी को पेंशन, वो 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी। हम ये मान लेते हैं भाई OROP 1 में कुछ इन्होंने दिया, OROP 2 में अपने जेसीओ रैंक से लगा के सूबेदार मेजर तक इन्होंने माइनस कर दिया। क्या 5 साल में किसी जेसीओ की पेमेंट नहीं बढ़ी? लाइव डाटा इन्होंने उठाया। हम सरकार से बार बार ये सवाल कर रहे हैं, भाई OROP 2 में, OROP 3 में जो आपने लाइव डाटा लिया है उसकी हमारे कॉपी दे दो। वो लाइव डाटा लाए कहां से हमारी पेंशन बढ़ाने के लिए? या एक हौलदार की पेंशन 5 साल में 206 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है? एक सोचने वाली बात है। ये हम फौजियों के ऊपर OROP 10 साल का सेलिब्रेशन जो है, एक मुंह पे करारा तमाचा मारा फौजियों के मुंह पे मोदी सरकार ने। सर, इसके बीच में मैं रोकना चाहूंगा कि ये 10 साल में क्या वो जेसू जवानों को बांटने का काम नहीं कर रहे? ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने अभी एक जगह से फोन आया था कि मेरे पास भी फोन आया कि जो लोग OROP से खुश हैं उनके आप नाम दे दीजिए अपने संगठन से। तो संगठन के अध्यक्ष ने कहा हम कोई भी OROP से खुश नहीं, हमारे पास कोई नाम नहीं है, इसलिए हम ब्लैक डे की घोषणा करते हैं। सर, ये ब्लैक डे की घोषणा हमने जब ये वीडियो बनाई, हमारे दोस्त ने, महेश चौहान ने, उसी समय हमने डिक्लेयर कर दिया था। फिर साथ साथ मोहन रंजन का भी मैसेज आया, बोला भाई ब्लैक डे सभी फौजी मनाएंगे। और अब तो आप देख रहे हो सब प्लेटफॉर्म पे आगे हैं ब्लैक डे के लिए। मैं अपनी बात वहां पूरी कर रहा था। जो एक हौलदार की 5 साल में क्या 206 रुपए लाइव डाटा बढ़ी? ये कितना बड़ा। आज आंकड़े ये कहते हैं एक सिपाही हौलदार से ज्यादा पेंशन ले रहा है, तो 1 रैंक 1 पेंशन कहां हो गई? ये 1 रैंक और 5 पेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, आपने सही कहा। 1 रैंक और 5 पेंशन है। मुझे सबसे बड़ा दुख जो होता है, मेरी पेंशन बेशक ना बढ़ो, मुझे जो दुख होता है जो हमारी वीरांगनाएं हैं, जो विधवाएं हैं, उनका क्या दोष है? क्या उनके पतियों ने फौज में नौकरी नहीं की थी? क्या वे महिलाएं जब वे फौज में नौकरी कर रहे थे उन्होंने तकलीफ नहीं उठाई है? मैं एक छोटी सी वो देता हूं, आप इसको हाईलाइट करें। 1971 में 1 जनवरी में एक सिपाही की विधवा की पेंशन 1271 रुपए थी बेसिक।
एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की बेसिक 1392 93 95 कुछ ऐसा रुपया आंकड़ा, 1390 के आसपास का आंकड़ा है। आज 1 जनवरी 2023 को एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की जो बेसिक पेंशन है वो 56,600 है, और एक विधवा सिपाही की विधवा की मात्र 9,000 बेसिक पेंशन है। ये इतना बड़ा गैप कहां से पैदा किया, कहां से लाइव डाटा लेके इन्होंने एक विधवा की पेंशन सेट की एक सिपाही की? क्या उस सिपाही जो है उन्हें 1971 का भी युद्ध किया है, 65 का भी युद्ध किया, उनको मात्र 9,000 बेसिक है, और उन्हीं युद्धों में जो है एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की पेंशन बेसिक 56,600 है। बड़ा मुझे इतना कष्ट होता है इस बारे में सुन के और सोच के, वे विधवा एक 9,000 बेसिक में कैसे अपना गुजारा कर रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा सर, लेकिन इसके ये हाँ हाँ मुझे हाँ हमारी पेंशन मत बढ़ाओ, लेकिन हमारी जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन कहीं तो पहुंचाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सबसे ज्यादा। अभी जो एक विधवा है, विधवा के साथ साथ सपोज कई ऐसे केस हमारे सामने आए, उसके बेटे ने अपने बेटे की उसने शादी की, 2 बच्चे हो गए और वो भी एक्सपायर हो गया। उस बुढ़िया जो विधवा है एक फौजी की, उसके 2 छोटे छोटे पोता पोती हैं, उसका पूरा भरण पोषण का जुम्मा उसी का आ गया। वो 9,000 में 2 बच्चों की परवरिश कैसे करे? अभी मैं कारगिल के उसमें शहीद वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए निकला। झज्जर जिले में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम याद नहीं आएगा। उसको एक बेटा था, एक बेटी थी। उन्हें दोनों की शादी कर दी। उस बेटे से भी 1 या 2 बच्चे हुए और वो एक्सपायर हो गया। उसने अपनी जवानी तो विधवा की निकाली बेचारी ने, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये हो गया अब उसका बेटा भी चला गया। वो इतनी कम बेसिक में कैसे पाले? सर आपकी 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 बात सही है, और आपने जो विसंगतियों पर अपनी राय रखी वो सभी सैनिक जान चुके हैं। अब ये सैनिक ये जानना चाहते हैं, हम इसका विरोध भी कर लेंगे 7 तारीख को, लेकिन ये विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार के ऊपर हम क्या दबाव बनाएंगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस कमेटी के अंदर हैं और उनका जो विंग है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक्स-सर्विसमैन विंग है, और उसके साथ भी आपके पास पद है। कर्नल रोहित चौधरी साहब भी चुनाव पे ये बातें करते हैं। पॉलिटिक्स तो कांग्रेस भी करती है। उसके बाद अग्निवीर के अलावा ना तो आरोपी का मुद्दा इन्होंने संसद में उठाया, जबकि उनके ज्ञापन मनीष जी जो चंडीगढ़ के सांसद हैं उनको सौंपा गया था। अभी आपका समय मैं बता रहा हूं, अब जो अगला 25 नवंबर से फिर लोकसभा चल रही है, उनका जो सेशन है जो विंटर वाला वो स्टार्ट है। तो इक्वल एमएसपी की बात तो कर्नल रोहित चौधरी साहब भी करते हैं, ओआरओपी की बात तो राहुल गांधी जी भी करते हैं, लेकिन चुनाव के समय पर करते हैं। उसके बाद ये संसद में इस बात को क्यों नहीं उठा रहे जोर शोर से, मतलब दबे मन से क्यों उठा रहे हैं? इनको क्या किस बात का डर है? क्यों नहीं समझ सकते कि एक्स सर्विसमैन की डिसेबिलिटी का मुद्दा है, रिजर्विस्ट का मुद्दा है, विडो पेंशन का मुद्दा है? क्यों जोर शोर नहीं उठा सकते? आपके पास तो कैडर है और आप उसके कैडर के पदाधिकारी हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं अभी जो वाइस चेयरमैन बना हूं सैनिक विभाग का, कोई 2 या 3 महीने पहले बना हूं, और उसी दरमियान फिर हरियाणा के चुनाव शुरू हो गए। हम इस मुद्दे को अपने नेता राहुल गांधी जी से संसद में अवश्य उठवाएंगे। हम कर्नल रोहित चौधरी साहब को आगे फॉरवर्ड करेंगे और वे आगे फॉरवर्ड करेंगे। एक चैनल के स्टेप टू स्टेप चलेंगे। हम इस मुद्दे को 100% संसद में जरूर उठवाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे भी और सभी पूर्व सैनिकों से भी। इस मुद्दे को हम उठवाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे। अच्छा, इस मुद्दे को उठाने से पहले यदि आप पहले कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो बात की बात है, पहले आप पूर्व सैनिकों की बात करते हैं। अब आप एक और प्रयास क्यों नहीं करते कि एफबीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी हैं, या वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी हैं, या और आपके जो सबका सैनिक संघर्ष है और जितने तमाम सैनिक अलग अलग उनके नाम से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम कॉमन
एक मेमोरेंडम तो तैयार करिए, एक ज्ञापन तैयार करिए, उसमें विसंगति तो नहीं होनी चाहिए कि आखिर वो आरोपी में जयसू जवान चाहते क्या है। हम ये कह देते हैं कि ये गलती है, लेकिन उसका निराकरण क्या है, निवारण क्या है, मेन कौन से बिंदु है जिनके ऊपर हम सरकार के सामने रखना चाहें। यदि कभी आपकी मीटिंग हो या राहुल गांधी जी संसद में उठाएं तो क्या उठाएंगे, चाहिए क्या। यदि आप कुछ और बोलोगे, एफबीए कुछ और बोलेगा, वॉइस कुछ और बोलेगा और आईवीओ कुछ और बोलेगा, तो पहले ये प्रयोग आप पिछले 2 साल में कर चुके हैं, ये विफल रहा है। इसके ऊपर आप किस तरह तैयारी करके आगे बढ़ोगे सर, इसके ऊपर बताइए। भदौरिया जी, जो एक विसंगतियों का जो मेमोरेंडम था ओआरओपी 2 का, 3 का तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। 3 पे तो 3 में तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। जो ओआरओपी 2 में जितनी विसंगतियां थी, उस विसंगतियों के ऊपर पूरी हमने एक आईटी टीम बैठा के, जो पूर्व सैनिक बहुत ही इंटेलिजेंट और क्वालिफाई थे, उनकी पूरी टीम बैठा के हमने एक मेमोरेंडम तैयार कराया। उस मेमोरेंडम को हमने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, एमओडी को, राजनाथ जी को, डीएसडब्ल्यू को, और ये सभी जगह जहां जहां जाना है, और तीनों सेनाध्यक्षों को। एमओडी ने हमारे उस मेमोरेंडम को के बदले में वो जवाब भेजा और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया था, यस ये गलतियां, ये विसंगतियां 1 रैंक 1 पेंशन में हुई है, ये एक्सेप्ट किया। लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया ये पूरी होंगी या नहीं होंगी। हमारी मीटिंग हुई राजनाथ जी से, आपने भी देखा होगा वो, और उसकी मैंने भेजा था, वो लेटर भी मैंने उस समय अपलोड कर दिया था सोशल मीडिया पे। राजनाथ जी ने पूरा मेमोरेंडम हमारा पढ़ा। हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटा डिफेंस मंत्री ने हमारे को समय दिया और पूरा मेमोरेंडम पढ़ा। बोला भाई जो, और उन्होंने ये वादा किया जो बेस्ट हम कर सकते हैं, कर सकेंगे, वो हम करेंगे इस पे। उसके बाद वो मेमोरेंडम सीधा आया आईएसएल में, एक्स सर्विसमैन लीग में। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जवान जैसियों ने ये मेमोरेंडम, इतना बढ़िया मेमोरेंडम कैसे तैयार कर लिया। उन्होंने हमारे को टेलीफोन करके मीटिंग के लिए बुलाया। मैं वहां कर्नल रणबीर सिंह के सामने बैठा। उन्होंने एक एक पॉइंट पूछा, डिस्कस हुआ हमारा। लेकिन उन्होंने ईएसडब्ल्यू जो है ना, आईईएसएल जो इंडियन एक्सर्विसमैन लीग है, उससे वो ऑफिस खाली करा लेना चाहिए। आईएसएल जवान जैसियों के लिए कोई काम नहीं करती, वो टोटल अधिकारियों के लिए काम करती है। बिल्कुल सही बात। उसमें एक भी पद हमारे सैनिकों के पास नहीं है। जो अध्यक्ष बनेगा वो कोई ब्रिगेडियर कर्नल रैंक का बनेगा या मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा। क्या हम आईएसएल की मीटिंग में चाय पीने के लिए जाते हैं? मेरा ये आईएसएल का जो ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, इन अफसरों से खाली करा के एक हमारी जो कमेटी बने एक्स सर्विसमैन की, उसको हैंड ओवर किया जाए और हम अपने वेलफेयर के मुद्दे अपने आप उठाएंगे। हमने ये राजनाथ जी से ये रिक्वेस्ट की थी, भाई आप हमारी पेंशन ना बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, लेकिन कम करके तो मत दिखाओ। हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहां हम अपनी बात रख सके। बिल्कुल हम कह सके। बिल्कुल सही बोला सर। हाँ, मैं रोकना चाहता हूं, सही बोला कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो कि हम अपनी बात रख सके। मानो या मत मानो, सरकार की कोई समस्या हो सकती है, लेकिन हमारी बात न सुनना ये बड़ा अपराध है, ये बड़ी अनदेखी है कि 97% की। हम 1.5 साल जंतर मंतर बैठे। जो हमारा प्रधानमंत्री अपने आप को राष्ट्रवादी के ढोल पीटर में राष्ट्रवादी हूं, फौजियों का हितैषी हूं, जंतर मंतर से मात्र 2.5 किलोमीटर पे उसका घर है। उन्होंने किसी भी अपने किसी एमपी को या किसी मंत्री को हमारे दुख दर्द सुनने के लिए नहीं भेजा। हम कैसे कहते इस प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी हमारे फौजियों का हितैषी है। वे होली दिवाली पर लड्डू खिलाने तो बॉर्डर पर चले जाएंगे और अपने घर से मात्र 2.5 किलोमीटर पे जंतर मंतर पर नहीं आ रहे। सर इसमें मैं पहलवान जी आपसे बात करना चाहता हूं। इसमें दोषी आपका नेशनल मीडिया भी है, वो आकर के कभी कवर नहीं किया। विपक्ष भी उतना ही दोषी। विपक्ष आता, पहलवान का जो आंदोलन हुआ था, जब विपक्ष आने लगा था तो पक्ष अपने आप आता है।
वो वजन तोलते रहे और हम वजन में हल्के होते रहे, हमारा राजनीतिकरण होता रहा। हमारी शुद्ध, मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं ली, लेकिन किसी ने भी नहीं ली और आज भी नहीं ले रहा। अब आपसे अगला सवाल है सर मेरा, मैं जानना चाहता हूं, क्या आप जब राहुल गांधी जी को अपना मेमोरेंडम दोगे तो आप ये रख सकते हो कि प्रीमेचर रिटायरमेंट आप दे रहे हो आरोपी 1/7/2014 से पिछले जितने लगभग 22 से 23 लाख पूर्व सैनिकों को दिया है, और आज के दिन में प्रीमेचर रिटायरमेंट बिल्कुल 0.5% है। तो आप इन बेचारों का भी, जो वॉलंटियर जाते हैं, उनकी घर की समस्या है, उस ग्राउंड पे जाते हैं और उनका बड़ा प्रोसेस होता है, वो किसी भी एक ग्राउंड के ऊपर उनकी सैंक्शन की जाती है, तो उनको आरोपी मिलना चाहिए। मैं बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे कि आप अपने फोरम पर रखिए, कहिए कि कितने लोग शहीद हो रहे हैं। अभी आप पिछले 2 महीने में J&K की समीक्षा कर लीजिए कि कितने जवान एक्सीडेंट, इंसिडेंट, फायरिंग इंसिडेंट, टेररिस्ट के साथ कितने हो रहे हैं। क्या इनकी लाइफ में क्या चैलेंज कम है? सबसे ज्यादा चैलेंज है और सबसे कम इनको इक्वल MSP क्यों? मैक्सिमम नोशनल की आप बात करना होगा कि मैक्सिमम नोशनल जब तक जवानों को जेसीयू को नहीं मिलेगा, आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा हो ही नहीं सकती, अदर 1 रैंक 5 पेंशन रहेगी। इन सब बातों को रिजर्विस्ट हमारे भाई हैं, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद MOD में लटके रहते हैं। ये जो तथ्य हैं जो लगातार आपके सामने, और ये सच है, इसको स्वीकार करवाना अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम किसके पीछे खड़े हों, या अफसरों के पीछे खड़े होना या न होना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम है, हमारी यूनिटी है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, तो हम अपना काम अपने तरीके से कर सकते हैं। सर हम एक अभी जो मेमोरेंडम तैयार होने लग रहा है, हमारा OROP 3 भी आ गया, उसमें हमने OROP 1, OROP 2, OROP 3 तीनों का मिश्रण करके एक मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे पूर्व सैनिक रिटायर हैं, रिजर्विस्ट हैं, जो मेडिकल पेंशन आए हैं, और जितने भी अदर्स जो भी हैं, उन सब का इसमें बारीकी से हम काउंट कर रहे हैं। हमने पूरी 4-5 आदमियों की एक अच्छी, जो मैं तो एक बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, बाकी हमने काफी अच्छे क्वालिफाई उसमें आदमी बैठा दिए हैं, वकील भी लगाया है साथ में, जो इसको बारीकी से इस एक मेमोरेंडम तैयार करे, जिसमें हमारी विडोज की बेसिक पेंशन, जब तक बेसिक पेंशन नहीं बढ़ेगी जब तक काम नहीं चलेगा। तो ये हमने बहुत बारीकी से बैठाया है, और ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसमें हो सकता महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए। आंकड़े जो नहीं मिल रहे हैं, हमने सरकार से पूछा भाई आपने लाइव डाटा कहां से लिया, तो वे दे नहीं रहे हैं, तो इसमें सारा जुटाने में थोड़ा समय लगेगा हमारे को, लेकिन तैयार होगा वो, और वो सबके सामने देंगे फिर, और हम उस मेमोरेंडम को राहुल गांधी जी को देंगे। ये फैक्ट है, जब तक विपक्ष इस पे खड़ा नहीं होगा, जब तक मोदी के कानों पे जू नहीं रेंगेगी। मैं आपको एक बता दूं, अभी OROP 3 एक था, उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और नूह में जब मीटिंग हुई फौजियों की, तो जल्दबाजी में बीजेपी सरकार ने उसी रात में मीटिंग बुलाकर अनाउंसमेंट कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनाउंसमेंट उसके ऊपर किया हो, अग्निवीर का मुआवजा हो। सर यह अग्निवीर के मुआवजे की बातें हो, अग्निवीर को कुछ और प्रिविलेज देने की बात हो, ये जब ही सरकार आती है जब राहुल गांधी जी मुखर हो जाते हैं। और राहुल गांधी जी इस प्रकार की यात्राएं कर रहे हैं, और जो उस तरीके के सरकार को घेरने वाले पॉइंट्स हैं, जो चीजें हैं लीगल तरीके से उठाते हैं, उसका जरूर दबाव बनता है। और सर मैं आपसे बात करूंगा, अभी आपके भूतपूर्व सैनिक क्या अलग थलग हैं या इनका एक होने की कोई संभावना है? देखो जी, हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो 2 भागों में बट गए हैं। एक कुछ % सैनिक बीजेपी के अंधभक्त बन चुके हैं, हमें सबसे बड़ी समस्या उन्हीं से है। एक मिनट सर, ये कोई भी अंधभक्त है तो उसको सैनिक की राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से आराम से राजनीति करे। ये तो वो चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर सैनिकों का गोलबंद करके और सैनिकों की शक्ति दिखा के मैं अपना हित साधेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वो एक तो खुद को धोखा दे रहा है, सैनिकों को भी धोखा दे रहा है।
मैं आपको बताऊं, आपने किसान आंदोलन देखा था। जी सर। किसान आंदोलन में ही दूसरे किसान अपने बीजेपी वाले दिए उसने, सिर्फ आंदोलन को तोड़ने के लिए। और इसी तरीके से हमारे आंदोलन में भी बीजेपी वाले जो थे वे उतार दिए हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए। ठीक है जी। और इसी तरीके से सरकार फूट डालो राज करो वाली नीति पे, अंग्रेजों वाली नीति पे ये बीजेपी सरकार काम कर, फूट डालो शासन करो, इन्हीं से लड़ा दो। और फिर यानी कि उसको भी मुद्दा बना के, क्यों मीडिया इनकी है, मीडिया हमारे को दिखा नहीं रही है, मीडिया बिक चुकी है। ठीक है जी। ये अमेरिका में जाके तो उसके चुनाव का वो दिखा रहे हैं। मैं आज देख रहा था उसको, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह वगैरह कौन सी थी, उसको दिखा रहे थे। अगर जो उसको क्या नाम है उसका, कमला हैरिस को जो कह रहा था भाई उसको हम वोट करेंगे, उससे तो माइक जल्दी हटा देते थे। और जो ट्रम्प का नाम लेते थे उससे पूरा इंटरव्यू ले रहे थे। ये यानी कि अपनी दोगली राजनीति भारतीय मीडिया किसी भी देश में जाके छोड़ती नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भारतीय मीडिया को हर कंट्री में बैन कर देना चाहिए। कंट्री वालों ने भारतीय मीडिया बिल्कुल बहिष्कार कर देवे, तो इनकी भारतीय मीडिया की समझ में आ जाए, अब इनको जूते लगे जब। बिल्कुल सही बात है सर। लास्ट में आपसे बात करना चाहता हूं, आप 7 तारीख के लिए पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हो, ब्लैक डे या सेलिब्रेशन डे सर? मैं अपने देश के सभी पूर्व सैनिकों को, उनको भी सद्बुद्धि भगवान दे जो बीजेपी के अंधभक्त बने हुए हैं। ब्लैक डे होगा, मेरी पहले ही सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दिया मैंने, ब्लैक डे होगा। आज भी मेरे ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, 4-5 घंटे मीटिंग चली है। हमारे संगठन में भी अंधभक्त है एक्चुअली हमारे जो, तो मैं सभी सैनिकों को हाथ जोड़ कर ये अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, आप कहीं 5 आदमी, 7 आदमी, 10, 20, 30, 40, 50 जितने इकट्ठे हो, 2 आदमी हैं, अगर घर से नहीं निकल पा रहे हो, तबीयत खराब है, घर में ही अपनी वाइफ के साथ ब्लैक कपड़ा बांधे, ब्लैक शर्ट पहने या पहन के सेल्फी ले, जय हिंद लिखे और हमारे को भेज दे। हम आपको महेश चौहान जो अपने प्लेटफॉर्म बना रखे उनको भेजेंगे, आप लोग उसको हाईलाइट करेंगे। ये हमारा सभी देशवासी के पूर्व सैनिकों से अपील है। हम ब्लैक डे मनाएंगे, हम 10 साल सेलिब्रेशन का डटकर विरोध करेंगे। बिल्कुल, आप बहिष्कार। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी कि ये सेलिब्रेशन नहीं है, ब्लैक डे है, ये जवानों को तोड़ा जा रहा है और जवानों को अब समझना होगा। गए, कोई कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा तो कोई बीजेपी की तरफ से लड़ा, सबका कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ एजेंडा होता है, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। तो रहना होगा सावधान और यूनिटी होके सैनिकों के मुद्दे के लिए सिर्फ और सिर्फ सैनिक ही दिखना चाहिए। उसके पीछे छुपा हुआ आपकी जो लालसा है, आपकी इच्छा, ये कहीं ना कहीं दूसरों को भी प्रभावित करती है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।